Welcome to all of you in my today's session for class 10 SST Political Science chapter number 2 Federalism। आज हम लोग फेडरलिज्म चैप्टर की शुरुआत कर रहे हैं। बहुत ही मज़ेदार है यह चैप्टर एंड फॉर नॉलेज पॉइंट ऑफ व्यू दिस चैप्टर इज एज वेल एज इम्पॉर्टेंट एज वेल एज इंटरेस्टिंग। आप महत्वपूर्ण भी है और मज़ेदार। जब अभी आपके कान में मेरी यह बात गई कि टुडे वी आर हेयर टू डिस्कस अ चैप्टर ऑफ पॉलिटिकल साइंस एंड द नेम ऑफ द चैप्टर इज फेडरलिज्म, अभी आप एक सेकेंड के लिए काफ़ी परेशान हो गए हो, काफ़ी परेशान हो जाए कि भाई डेमोक्रेसी तो जाने हैं, कुछ पहले भी अभी पढ़े, पावर शेयरिंग भी पढ़े, ये फेडरलिज्म क्या है? एक चीज को समझो। You have to understand one thing, that the chapter democracy of class 9 was interconnected to the chapter power sharing, and that power sharing chapter number 1 of political science is interconnected with federalism। ये सभी जुड़ा हुआ है, ये सभी चीजें जुड़ा हुआ। अब जब आज आप लोगों को पढ़ाना था तो आई वॉज टोटली कन्फ्यूज्ड, क्या करें, हाउ टू स्टार्ट द चैप्टर। फिर एक टीचर वाली बात, शिक्षक वाली, कि चलते हैं, वी विल ओपन द टेक्स्ट बुक एंड वी विल डिलीवर द कंटेंट वॉट एवर इज प्रेजेंट इन द टेक्स्ट बुक। फिर दिल में लगा कि नहीं, इससे समझ नहीं पाएगा, या कहो अच्छी तरह से नहीं समझ पाएगा। तो मैंने सोचा कि भाई कुछ उदाहरण लेंगे और उसके हिसाब से समझाएं। सबसे पहली बात जो मेरे लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट होती है कि मैं हेडिंग को भी डिस्कस करता हूँ। आई जस्ट वॉन्ट टू डिस्कस द हेडिंग एज वेल एज द कंटेंट विच इज इनसाइड द टेक्स्ट। कि फेडरलिज्म है क्या, कैसे समझें? तो सबसे पहले कि फेडरलिज्म का हिंदी होता है संघवाद। फेडरलिज्म का हिंदी होता है संघवाद। अब संघवाद को समझने के पहले कुछ पुरानी बातों की हम पुनरावृत्ति करें। अब एक चीज बताओ, दुनिया से मोनार्ची सिस्टम क्यों हटा? क्लास 8 में भी मैं बताया हूँ, अगर मैं कभी क्लास लेता हूँ तो जरूर मैं इसको चर्चा करता हूँ कि मोनार्ची सिस्टम क्यों हटा, राजतंत्र के हटने का कारण क्या था, व्हाट वाज द रीजन बिहाइंड द एलिमिनेशन ऑफ मोनार्ची सिस्टम फ्रॉम द वर्ल्ड। मेरे हिसाब से तो मुझे लगता है कि उसके हटने का जो 2-3 सबसे बड़ा बिंदु था, कारण था, उसमें पहला नॉन कॉन्टैक्ट विथ द पीपल ऑफ द स्टेट। जो प्रदेश की जनता होती थी उससे मोनार्ची सिस्टम के राजा का कोई ताल्लुकात नहीं होता था, कोई सीधा संबंध नहीं होता था। वह सिर्फ अपने अधीनस्थ कर्मचारी मंत्रीगण के बताए हुए बातों को सुनकर ही निर्णय लेते थे। जनता की सही बात वहां तक नहीं पहुंचती थी। जनता नहीं, जनता तो लोकतंत्र में होता है, प्रजा की सही बात, जो प्रजा रहती थी उसकी बात नहीं पहुंचती थी, जिसके कारण जो मोनार्ची सिस्टम के हेड होते थे, राजा होते थे, इंपेरियल रूलर, वो अपना निर्णय लेते थे। पहली गलती। दूसरी, वंशवाद, ट्रांसफरिंग द पोस्ट टू देयर सन एंड सन एंड सन। उसमें कोई योग्यता की आवश्यकता नहीं थी, भैया राजा का बेटा आगे राजा बनेगा, फिर उसका बेटा उसके बाद का राजा बनेगा। मतलब सिर्फ उस घर में पैदा होने मात्र से ही यह बात साबित हो जाती थी कि आने वाले समय में यही प्रतिनिधि होगा, यही राजा होगा, जिसमें योग्यता
कहीं कोई पैमाना नहीं रखता था, वंशवाद। ठीक। और तीसरा और सबसे महत्वपूर्ण चीज जिसको लेकर पॉलिटिकल साइंस चलता है, कानून बनाते वही थे, कानून का पालन वही करवाते थे, और कानून का पालन नहीं करने पे दंड भी वही देते थे। मतलब भैया वो आमिर खान थे, परफेक्शनिस्ट थे क्या? यह कौन सी ऐसी प्रणाली थी जिसमें तीन बड़े सेगमेंट जो कि किसी राज्य पर शासन करने के लिए अति आवश्यक होते हैं, वो तीनों का तीनों जो है केंद्रीयकृत रहता था एक बंदे में, और जिसके कारण की गलतियां होते रहती थी चूंकि वह स्वविवेक से फैसला लेते थे। अब उसको हटा के आया लोकतंत्र, उसको हटा के आया लोकतंत्र। लोकतंत्र का मतलब मैंने कहा था ना, 9th में आप पढ़े होंगे, टू द पीपल, फॉर द पीपल, बाय द पीपल। तो एक कॉन्सेप्ट आया, एक कॉन्सेप्ट आया कि भाई हम अपने प्रतिनिधियों को चुनकर भेजेंगे, वो प्रतिनिधि हमारे ऊपर शासन करेंगे, और एक भरोसा कि हमारे प्रतिनिधि हैं ना, तो हमारे बीच से चुनकर जा रहे हैं, तो हमारी समस्याओं को जान रहे हैं, तो निसंदेह उनके शासन से जनमानस का भला होगा। एम आई करेक्ट? डेफिनेटली यू विल से कि हाँ। अब उस लोकतंत्र में, अब उस लोकतंत्र को, उस डेमोक्रेसी को समझने की बात आ रही, अब उस डेमोक्रेसी को समझने की बात आ रही है। लोकतंत्र का भी दो स्वरूप हो सकता था। पहला, कि जो देश है उसमें से चुनकर भेज दिया जाए पूरे देश से। जैसे भारत का ही कॉन्सेप्ट ले लो, यू विल अंडरस्टैंड इट बेटर, कि भाई पूरे भारत को मान लिया गया कि 543 कॉन्स्टिट्यूएंसीज हैं, और वहां से प्रतिनिधियों को चुनकर भेज दिया गया, और जो सेंट्रल गवर्नमेंट दिल्ली में बनी वह पूरे भारत पर शासन कर रही है। लेकिन अब समस्या क्या है? समय है 365 दिन, 50 दिन की छुट्टी में। एकदम बिल्कुल प्रैक्टिकल बता रहा हूं ताकि तुम्हारे दिमाग में फेडरलिज्म बैठ जाए। 365 दिन, जिसमें होली है, दशहरा है, ईद है, मुहर्रम है, बड़ा दिन की छुट्टी है, वेरियस काइंड ऑफ वैकेशंस। अब लगभग मान लो कि 260 दिन, 250 दिन का समय हो, और उसमें टोटल एमपी है 543, तो पूरे देश का विकास कैसे हो? तो भारत के पास या किसी देश के पास पहला विकल्प तो ये है कि एस्टैब्लिश अ सेंट्रल गवर्नमेंट कॉन्सेप्ट एंड रूल ओवर द कंट्री। और दूसरा एक कॉन्सेप्ट आता है बड़ा ही मजेदार, कि वी विल एस्टैब्लिश 2 लेयर्स ऑफ गवर्नमेंट। पहला सेंट्रल गवर्नमेंट, और दूसरा कि अगर कोई देश है और वो राज्यों से मिलकर बना है तो हर राज्य को भी, राज्य स्तर पर भी एक सरकार का गठन हो। यही द establishment of the central government. Now I am going to repeat, or now I am going to deliver the most important thing, whatever you want to listen. The establishment of central government and as well as the establishment of a state level government or province level government is the concept of federalism. संघवाद शासन का एक ऐसा स्वरूप है जिसमें केंद्र सरकार के साथ साथ एक संकल्पना, एक परिकल्पना की जाती है कि राज्यों में भी सरकार का गठन हो जो कि राज्य पर शासन करे। और उसका मूल उद्देश्य क्या होता है? एंड फॉर दैट द सेंट्रल गवर्नमेंट इज रिस्पॉन्सिबल टू गिव लॉट ऑफ परमिशंस एंड ऑथराइजेशंस टू द कंसर्न स्टेट गवर्नमेंट टू टेक डिसीजन फॉर देयर स्टेट इटसेल्फ। एक ऐसी शासन व्यवस्था प्रणाली तैयार की जाती है जिसमें केंद्र सरकार
कॉमन इंटरेस्ट, कुछ पर्सनल इंटरेस्ट के विषयों पर निर्णय लेने के लिए अधिकृत होते हैं, और राज्य सरकार को अधिकृत किया जाता है कि वह राज्य से संबंधित, अपने राज्य से संबंधित हितों पर निर्णय ले और उसको क्रियान्वित करे। एंड दिस वन कॉन्सेप्ट इज नोन एज फेडरलिज्म। फेडरलिज्म मतलब समझिए, बिहार में बाहर है नीतीश कुमार जी हैं, यूपी में योगी जी हैं, पश्चिम बंगाल में ममता दीदी हैं। ये लोग किस चीज के लिए हैं? राज्य पर शासन करने के लिए, राज्य को चलाने के लिए। शासन नहीं करना है, यह कोई राजतंत्र नहीं है। यहां शासन का अभिप्राय है कि भैया उस राज्य की देखभाल करना, उस राज्य से संबंधित नीतियों का निर्धारण करना, नीति बनाना, राज्य की विकास करना। और उनका साथ कौन देता है? तो सेंट्रल गवर्नमेंट देती है भिन्न भिन्न विषयों। अभी जैसे कृषि वगैरह के हैं, सिंचाई वगैरह की नीतियां हैं, अब यह कौन बनाएगा? राज्य सरकार बनाएगी। भैया दिल्ली में बैठा हुआ आदमी कैसे जानेगा कि इरगा नदी का पुल टूट गया है? वहां के किसानों की समस्या क्या है? गिरिडीह, देवघर, गया, जहानाबाद की छोटी छोटी समस्याएं क्या हैं? तो उसके लिए क्या है? यहाँ के जनप्रतिनिधि जो स्टेट का जो गवर्नमेंट है उसको बोलेंगे और यहाँ इसकी सुनवाई होगी। और जो बड़े बड़े इश्यूज हैं लाइक कम्युनिकेशंस, फॉरेन पॉलिसीज, डिफेंस पॉलिसीज, इन सभी चीजों पर कौन निर्णय लेगा? केंद्र सरकार लेगी। यह जो तालमेल है केंद्र और राज्य के बीच में, वट एवर द रिलेशन और कॉम्बिनेशन इज गोइंग टू बी एस्टैब्लिश्ड in the form of governance by the central government and state government, that one is an example of federalism। इस चीज को आपको समझना है, इस चीज को अच्छी तरह से समझना है। अब चलते हैं हम लोग चैप्टर। In my first chapter, when we started discussion over the power sharing, what we discussed the scenario of major two countries. First one was Belgium, second one was Sri Lanka. And in that what I told it to you कि कभी यूरोप का अखाड़ा कहा जाने वाला बेल्जियम आज बेहद ही शांत राज्य है, शांत देश है। राज्य, जब राजनीति विज्ञान की मैं पढ़ाई कराऊंगा ना, तो राज्य मतलब देश होता है, राज्य मतलब देश होता है, स्टेट होता है। कंट्री पॉलिटिकल साइंस का वर्ड नहीं, सिविक्स का वर्ड नहीं है। क्यों बेल्जियम में शांति आई? चूंकि बेल्जियम ने फेडरलिज्म के कॉन्सेप्ट को स्वीकार किया। दे एक्सेप्टेड द कॉन्सेप्ट ऑफ फेडरलिज्म। इट मीन्स व्हाट? उसके पहले नहीं था, बिल्कुल था। चीजें कुंठित थी, संकुचित थी। एंड इन 1993 what the central government of Belgium decided? They decided to give some more powers to the state government. They gave some more authorities, permissions to the state government, by which they decided to give some more powers for the continuous progress of their concerned states. It means they balanced a power in between the central government and the state governments. Before that, what was happening? That the state government was not having too much power to take major decisions regarding or relevant to their states. But in the Belgium, they made a concept that they transferred some of the powers from the central government to the concerned state governments for the benefit of their states. And by that, they completed their task to fulfill the wishes of the people, those who are living in Belgium. But that kind of things not happened in Sri Lanka. वहां तमिलों को ये चीज नहीं मिला. They didn't get such kind of things. Why? Because up to right now in Sri Lanka democratic concept, all powers, major of powers is in hand of central government, and due to that we still up to now we are just waiting for the peaceful conditions in the Sri Lanka. I don't know exactly. If अगर आप मेरे से ओपिनियन लेंगे तो मैं नहीं जानता हूँ. I don't know exactly that why Sri Lanka is not accepting that conditions. Definitely they have to give some more powers to the state government for the improvement of the people, those who are living in their respective states.
because in that condition only the concerned state government will understand that what the major decisions we have to take for the improvement in lifestyle or cultural style of the concerned people, those who are living in my state. So this one is the concept. We have to build, we have to check that what are the concept, what are the possibilities in between the relations between the state government and central government. And by the grace of Baba Saheb Bhimrao Ambedkar, I am highly thankful to him for giving us a wonderful constitution for our country, because by the help of that constitution only we are able to maintain all the things in proper manner. Now, according to myself, I just want to know from you that if I am discussing about federalism, I am discussing about democracy, I am discussing about the combination between central government and a state government, can you tell me that some of the important countries name in which federalism concepts are present? आप बताएंगे कि फेडरलिज्म कॉन्सेप्ट दुनिया के प्रमुख कुछ देशों का नाम जहां यह व्यवस्था है? तो आप बताइए। नहीं, आप याद रखिए भैया, बेल्जियम तो मैंने पहले ही कहा, बेल्जियम के साथ साथ आप इस चीज को अपने पिक्चर में देख सकते हैं और इसको याद कर सकते हैं कि अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन और अकॉर्डिंग टू द डिटेल्स मेड बाय द डाटा ऑफ 2002, बेल्जियम, कनाडा, यूएसए, ब्राजील, अर्जेंटीना, रसिया, जर्मनी, इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, they are having or they are implementing the concept of federalism in their countries. आपको ये चीज़ याद होनी चाहिए कि दुनिया के बेल्जियम, कनाडा, अमेरिका, इंडिया, साउथ अफ्रीका, ब्राज़ील, अर्जेंटीना, पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया, यह वह प्रमुख देश हैं जहां आज फेडरलिज्म है. एंड यू डोंट नो दैट according to the data, out of 194 countries from the world, only in 25 countries federalism concepts are present, and in 25 countries the 40% of the total population of the world are living. आप इस चीज़ को याद रखें कि दुनिया के 194 देश में मात्र 25 देश ऐसे हैं जो संघीय व्यवस्था, जहाँ संघीय शासन व्यवस्था है और इत्तफाकन 40% कुल पृथ्वी के कुल जनसंख्या का 40% वहीं पर निवास करता है. इनफैक्ट द मेन कॉन्सेप्ट और सम ऑफ द मेन फीचर्स, यह भी एक फेडरलिज्म के कॉन्सेप्ट में है कि ऐसा नहीं है कि केंद्र सरकार केंद्र सरकार के हर निर्णय को मानने के लिए बाध्य होती है. It means in that kind of governance there is a concept to decline or to deny the instructions made by the central government. It means for running the government, for taking the decision, if central government is responsible in their fields or in their areas, then the state government is also capable to take decision. संघीय व्यवस्था में केंद्र सरकार जब भी चाहेगी तो किसी भी निर्णय को राज्य सरकार पर नहीं थोप सकती है. यह राज्य सरकार के ऊपर निर्भर करता है कि वह कुछ निर्णयों को माने अथवा नहीं माने. इसका मतलब यह भी नहीं है कि भाई राज्य सरकार केंद्र सरकार की तमाम बातों को ही रिजेक्ट कर देगा. नहीं, ऐसी एक व्यवस्था डेवलप की जाती है जिसमें कुछ चीज़ों को के लिए कुछ निर्णयों को मानने अथवा नहीं मानने की स्वतंत्रता राज्य सरकार को दी जाती है. एंड फॉर द टुडे सेशन इट्स ओवर. आज के लिए इतना ही. इन माई नेक्स्ट सेशन वी विल स्टार्ट डिस्कशन ओवर द की फीचर्स ऑफ फेडरलिज्म. हम लोग फेडरलिज्म के संघवाद की कुछ विशेषताओं की चर्चा अगले सेशन में करेंगे. धन्यवाद.